आजकल सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से ये सब चल रही है। दुकान वाले की बेटी बनी आईएएस। इसी दुकान से आपने इतने बच्चों को कैसे निकाल दिया, बड़ा हैरत और अचरज की बात है। बहुत अच्छा लगा, आज तो उसने पूरे कांधला का नाम रोशन कर दिया हमारे। किसान के बेटे ने क्रैक किया यूपीएससी। मेरे पिताजी फार्मर हैं। मेरा इस साल जो है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में 107 रैंक आया है। रिक्शा ड्राइवर का लड़का बना आईपीएस ऑफिसर। मेरे पिता रिक्शा चलाते थे, एक रूम में हम लोग रहते थे। मैंने यूपीएससी की परीक्षा पास की, हिंदी माध्यम से मेरा तीसरा स्थान था। और ये स्टोरी सुनने में बहुत इंस्पायरिंग लगती है, बहुत इमोशनल भी लगती है। और इसके साथ साथ AIR-1 किसका है, किस इंस्टीट्यूट को बिलोंग करता है, किस इंस्टीट्यूट के कितने बच्चे सिलेक्ट हुए, और उसके साथ साथ काफ़ी बड़े बड़े इवेंट करके काफ़ी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ और मिनिस्टर्स को बुलाकर, इन्फ्लुएंसर्स को बुलाकर वहाँ पर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनको फेलिसिटेट करना। और इससे क्या होगा कि जो देखने वाले जो बच्चे हैं उनको लगेगा कि ये जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है इन्हीं के इंस्टीट्यूट का ही है, और कई सारे कोर्स भेज सकते हैं वो लोग इस बहाने। क्या बात है, व्हाट्स अप? ये ऑनलाइन है ना आपका कोर्स अनअकैडमी का? सर ऑफलाइन भी है। अच्छा सही। प्लीज मेक सम नॉइज, जितनी आपकी आवाज कर सके। मिस्टर सुनील छेत्री। दुश्मन को कर दे गुमराह, अपोनेंट को कर दे गुमराह। बम बम। लेकिन आज मैं आपको वो साइड दिखाऊंगी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट कभी नहीं दिखाते, क्योंकि इन सक्सेस स्टोरीज के पीछे लगभग एक 3000 करोड़ का बिजनेस चल रहा है और आप उसके कस्टमर है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट के झूठ की, लैंग्वेज और एग्जाम बोर्ड बैरियर्स की, एग्जाम डिलेज की और पेपर लीक्स की, और उस सिस्टम की जो स्टूडेंट्स को फेल करता है और खुद भी फेल होता है। सो स्टे विद मी। ये वीडियो आपके या आपके फैमिली के लाखों रुपए और कई साल बचा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर्स, जो कोई नहीं बताता, क्योंकि नंबर्स झूठ नहीं बोलते लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट जरूर बोलते हैं। तो 2024 में यूपीएससी एग्जाम के लिए 9,92,599 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया। इनमें से लगभग 5,83,213 ने एक्चुअली एग्जाम दिया और फाइनल सिलेक्शन सिर्फ 1009 कैंडिडेट्स। और सक्सेस रेट कितना है? 0.17%। मतलब 1000 में से 998 लोग फेल हो जाते हैं। और ये कोचिंग इंस्टीट्यूट ये सब जानते हुए भी फिर भी हर साल लाखों स्टूडेंट को 50,000 से 2 लाख तक के कोर्स भेजते हैं। और यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री की वैल्यू 3000 करोड़ से भी ज्यादा की है, लगभग 3000 करोड़ है। और सिर्फ यूपीएससी के लिए, और पूरे कोचिंग इंडस्ट्री 2028 तक 1.3 लाख करोड़ तक पहुंचने का एस्टिमेट किया जा रहा है। और ये पैसे कहां से आता है? आप जैसे एस्पिरेंट्स के फैमिली की जेब से। और नंबर 2 में बात करते हैं उस मेन ट्रिक की, सक्सेस स्टोरी मार्केटिंग। ये सबसे इंटरेस्टिंग है। दुकान वाले की बेटी बनी आईएएस। ये स्टोरीज रियल होती है, मैं ये नहीं कह रही कि फेक है, लेकिन इन स्टोरीज को यूज करने का तरीका वो एक केयरफुली इंजीनियर्ड स्कैम है। वो लोग स्टोरीज का पूरा हिस्सा कभी नहीं बताते, सिर्फ उस पार्ट को उठा के बताते हैं जो आपको सुन के इमोशनली ट्रिगर करता है। जैसे कि ये वाला स्टोरीज देखिए। ईंट भट्टे पर मजदूरी करने वाले का बेटा बना आईएएस, हासिल की 107वीं रैंक। कितनी इंस्पायरिंग स्टोरी है, कितनी एस्पिरेशनल स्टोरी है। आप में से भी बहुत सारे बच्चों को होप दे रही होगी कि चाहे कुछ भी हो जीवन में, आपने कुछ भी किया हो, लेकिन अगर मेहनत करोगे तो आईएएस बन जाओगे। लेकिन झूठ है, प्रोपोगेंडा है। स्पेसिफिकली उन लोगों पे टारगेटेड है जिसको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी नहीं चाहिए। ये जो न्यूज चैनल वाले हैं एक प्रकार से डिसऑनेस्ट रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और असली रिपोर्टिंग ट्विटर के इंडिपेंडेंट हैंडल। ये विवेक नाम का लड़का, ये देखो, इसका नाम विमल कुमार है, लेकिन इसका मीडियम इंग्लिश था। इसकी प्राथमिक शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय में हुई थी, और ये आईआईटी दिल्ली का स्टूडेंट है। इसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक की हुई थी, लेकिन हेडलाइन के अंदर इन्होंने ईंट भट्टे पर मजदूरी करने वाले का बेटा लिखा।
अब बात करते हैं ट्रिक नंबर 1, क्लेम इन्फ्लेशन। यानी गवर्नमेंट की कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA ने इन्वेस्टिगेट किया और उन्हें मिला कि 10 बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक साल में 3,500 से ज्यादा सक्सेसफुल कैंडिडेट्स क्लेम किए, जबकि एक्चुअल सिलेक्शन सिर्फ 933 थी। जितने लोग एक्चुअली सिलेक्ट हुए उससे 3 गुना ज्यादा क्लेम किया इन्होंने। और एक इंस्टीट्यूट ने क्लेम किया कि 336 सिलेक्शन, और इन्वेस्टिगेशन में क्या मिला, पता चला कि सिर्फ 13 स्टूडेंट्स ने उनका फुल कोर्स किया था, बाकी सिर्फ मॉक इंटरव्यू दिया था। अब ये देखिए, इन AIR 1 की फोटो हर कोचिंग में लगा कर रखे हैं। और ये सिर्फ UPSC सिविल सर्विस के नहीं, नीट, JEE सब में है। अब बात करते हैं ट्रिक नंबर 2, लॉ ऑफ एवरेजेस। अगर आप 50,000 स्टूडेंट्स एनरोल करते हैं तो स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से कुछ तो क्लियर हो ही जाएंगे, और वो सिलेक्ट होते हैं। और कोचिंग की वजह से हो या ना हो, इंस्टीट्यूट उनका नाम अपने एडवर्टीजमेंट्स में लगा देते हैं जरूर। अब बात करते हैं इमोशनल टारगेटिंग की। दुकान वाले की बेटी, ये स्टोरी स्पेसिफिकली मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज को टारगेट करती है, क्योंकि उन्हें सबसे ज्यादा एस्पिरेशंस होती है, सबसे ज्यादा सोशल मोबिलिटी चाहिए होती है, और इसलिए वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं इस ड्रीम सेलिंग के मार्केट में। अब पैसा कहाँ जाता है, तो ये 3,000 करोड़ कहाँ जाता है, स्टूडेंट्स की पढ़ाई पर नहीं। एक इंस्टीट्यूट दृष्टि IAS ने 2024 में 405 करोड़ का रेवेन्यू कमाया, प्रॉफिट्स लगभग 60 करोड़ है, और फाउंडर एक साल में करोड़ों ले गए। दूसरी तरफ स्टूडेंट्स को अवेलेबल फैसिलिटी की बात करें तो ये बात तो आपको याद ही होगा, राजेंद्र नगर इंसिडेंट। 3 UPSC aspirants unfortunately have died in a situation that could have been highly avoided. दिल्ली में एक नामी गिरामी कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई है। हादसा ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित राव IAS कोचिंग सेंटर में हुआ। 2 women students and 1 student had to lose their lives in the laxity that has been shown by the Delhi administration in making sure that the drains are not cleaned out here. 3 students who lost their lives after the basement of an institute got waterlogged. राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की जान चली गई। जुलाई 2024 में राउज IAS कोचिंग इंस्टीट्यूट के इलीगली ऑपरेटिंग बेसमेंट में 3 UPSC एस्पिरेंट्स हेवी रेनफॉल और वाटर लॉगिंग की वजह से बाहर नहीं आ पाए और मौत हो गई। सबसे पहले मनोज कठुरिया को अरेस्ट किया गया था। एलिगेशन क्या था कि उनकी SUV से बनी लहर ने गेट तोड़ा और इसलिए ऐसे हुआ, पर पुलिस को काफी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा क्योंकि ये मिसप्लेस्ड ब्लेम था। गलती कोई और करे और सजा किसी और को। फरवरी 2025 में दिल्ली कोर्ट ने राउज IAS के फॉर्मर CEO अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को रेगुलर बेल दे दी है, और बेसमेंट ओनर उन पर आरोप है कि उन्होंने पार्किंग और स्टोरेज के लिए अप्रूव्ड स्पेस को इलीगली लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर दिया, जहां ये हादसा हुआ था, और 3 जिंदगियां चली गई एक फ्लडेड बेसमेंट की वजह से। गवर्नमेंट ने उस जगह को सील कर दी, अरेस्ट हुए, CBI इंक्वायरी हुई, लेकिन ये इंडस्ट्री चलती रही क्योंकि डिमांड खत्म नहीं होती है, ड्रीम खत्म नहीं होता, और जब तक ड्रीम है तब तक बिजनेस है। तो अब बात करते हैं उस चीज की जिसके बारे में कोई नहीं बोलता है, एक इनविजिबल वर्ल्ड की, एक बैरियर जो शुरू से ही कुछ स्टूडेंट को पीछे ढकेलता है। लैंग्वेज, मीडियम एंड बोर्ड। सपोज करो एक स्टूडेंट है ओडिशा के एक विलेज से, उसने पढ़ा है ओडिया मीडियम से, ओडिशा स्टेट बोर्ड से। अब उसे UPSC या कोई सेंट्रल एग्जाम देना है। पहला झटका NCERT पढ़ो और बेस क्लियर करो। ये डिफरेंस सिर्फ एक क्लास का नहीं है, ये एक पूरा कॉग्निटिव फ्रेमवर्क का फर्क है। इसलिए क्योंकि जो टेक्निकल टर्म्स है वो रीजनल लैंग्वेज में पढ़ते हैं, एग्जाम में भी वही लैंग्वेज यूज करते हैं और स्कूल में भी। लेकिन जब एक स्टूडेंट NCERT पढ़ता है, वो क्लास 6 से 12 तक एक कनेक्टेड थ्रेड फॉलो करता है, कॉन्सेप्ट ऊपर बिल्ड होते रहते हैं। एक स्टेट बोर्ड स्टूडेंट जो पहली बार NCERT की तरफ आता है, उससे सबसे पहले रीलर्न करना पड़ता है कि सोचना कैसे है उस वर्ड को। ये एक्स्ट्रा एफर्ट है उसके लिए, और ये एक्स्ट्रा टाइम डिमांड करता है, और कोचिंग वाले इसको कभी एड्रेस नहीं करते। अब लैंग्वेज का इशू और गहरा है। UPSC और कई स्टेट एग्जाम्स के क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन में
सटल कंसेप्चुअल फर्क होता है। एक स्टूडेंट जो ओडिया मीडियम में या फिर हिंदी मीडियम में पढ़ा है वो एटलीस्ट 2 लेयर्स ऑफ ट्रांसलेशन में सोचता है, ओडिया और फिर इंग्लिश कंसेप्ट और फिर आंसर फॉर्मेशन। और ये बाकी लैंग्वेज के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी सारे रीजनल लैंग्वेज के बारे में भी वही प्रॉब्लम है, ये मेंटल लोड है। और साथ ही हिंदी मीडियम या फिर दूसरे लैंग्वेज में लिखकर कितने लोग यूपीएससी सिविल सर्विस क्लियर करते हैं, ये एक बार आप लोग डेटा चेक कर लेना। और ये एक एक्स्ट्रा कॉग्निटिव वेट है। और जब एक सीबीएसई इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट और एक ओडिया मीडियम स्टेट बोर्ड स्टूडेंट एक ही एग्जाम देते हैं, क्या ये इक्वल कंपटीशन है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और ये चीज आप एक बच्चा जो गांव में है उसको लेकर सोचना, नहीं तो आपको लगेगा कि मैं काफी एग्जैजरेट करके बात कर रही हूँ। लेकिन कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ये नहीं बोलेगा या फिर कोई भी इस चीज को मुद्दा करके उठाएगा ही नहीं, क्योंकि उनका बिजनेस उन पे चलता है जो ऑलरेडी एडवांटेज्ड है, जो ऑलरेडी इंग्लिश में सोचते हैं, जो एनसीईआरटी से बचपन से फेमिलियर है। स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए तो स्टार्टिंग लाइन ही 2 किलोमीटर पीछे है और फिर हम कहते हैं कि उसने प्रिपरेशन सही से नहीं की। बाकी सब ठीक है, आप उस चीज को मेहनत करके गैप को फिल कर लोगे। यार आप बात करते हैं उस चीज की जो मुझे पर्सनली गुस्सा दिलाती है, एग्जाम डिलेज। ओडिशा में एक एग्जाम था ACF यानी असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, कंडक्टेड बाय OPAC, ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन। नोटिफिकेशन निकलता है 18 मई 2023 को। स्टूडेंट्स ने पढ़ाई शुरू की, सिलेबस देखा, पैटर्न समझा, मॉक दिए, महीने बीत गए, मेहनत लगी, एग्जाम डिले, पोस्टपोन, सब कुछ हुआ। अब फाइनल रिजल्ट कब आता है? 24 नवंबर 2025 को। अब आप देखो कितना टाइम लगा इस पूरा प्रोसेस में। और ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, RI यानी रेवेन्यू इंस्पेक्टर एग्जाम ओडिशा सेम स्टोरी है। नोटिफिकेशन आती है, फॉर्म्स भरे जाते हैं और फिर एग्जाम डिले, क्वेश्चन पेपर लीक, फिर से एग्जाम। और ये सिर्फ ओडिशा नहीं है, SSC सिजिल कई बार एक पूरे साइकिल को कंप्लीट होने में 2 से 3 साल लग जाते हैं। रेलवे, RRB, NTPC नोटिफिकेशन आती है 2019 को और एग्जाम 2020 से 2021 के बीच होता है और रिजल्ट का बवाल होता है 2022 में। बीच में स्टूडेंट जहाँ के तहाँ, BPSC बिहार, वहाँ भी ऐसे ही होते हैं। मानो डिले एक ट्रेडिशन बन चुका है। यूपी पुलिस पेपर लीक के बाद कैंसिल, री एग्जाम, फिर डिले, तो साइकिल खत्म ही नहीं होती है। अब एक सिंपल इंसान की तरह सोचो, एक स्टूडेंट डिसाइड करता है कि मैं ACF एग्जाम जो असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्ट एग्जाम दूंगा, इसमें फोकस करूंगा। वो एक स्पेसिफिक सिलेबस पढ़ रहा है, फॉरेस्ट, इकोलॉजी, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, वो सब कुछ। एग्जाम डिले होता है तो वो क्या करे कि वो किसी और एग्जाम की तरह शिफ्ट करता है। लेकिन उस एग्जाम का पैटर्न अलग है, सिलेबस अलग है, कट ऑफ मेंटालिटी अलग है। वो शिफ्ट करता है, दोबारा पैटर्न सीखता है, एनर्जी लगाता है, फिर वो एग्जाम भी डिले होता है या फिर कैंसिल हो जाता है और वो फिर शिफ्ट करता है कई और एग्जाम के लिए। एनर्जी डिवाइड होती है, टूटती है, बनती है, फिर टूटती है। और 2 साल में एक भी एग्जाम नहीं दिया उसने, सिर्फ इसलिए क्योंकि सिस्टम ने उसे एक जगह टिकने भी नहीं दिया। और फिर हम कहते हैं कि ये बच्चा 2 साल बर्बाद करके बैठा रहा। नहीं यार, सिस्टम ने 2 साल बर्बाद किए और हम उस स्टूडेंट को ब्लेम करते हैं। नीट पेपर लीक इंसिडेंट तो आपको पता ही होगा, फिर RRB, फिर SSC पेपर लीक, कैंसिलेशन, री एग्जाम्स प्रोसेस रिपीट होता रहता है। और कंडक्टिंग बॉडी का क्या होता है? एक प्रेस रिलीज, एक इंक्वायरी कमेटी, सब खत्म। नो फास्ट ट्रैक कन्विक्शंस, ना एग्जाम बॉडी के ऑफिसर्स पे FIR जो क्लियरली इन्वॉल्व थे इस प्रोसेस में। एक स्टूडेंट अगर चीटिंग करे एग्जाम से लाइफ टाइम बैन हो जाता है, सिस्टम चीट करे तो नया नोटिफिकेशन। क्या ये इंसाफ है? चलो अब बात करते एक और चीज, एग्जाम सेंटर की फैसिलिटीज। घड़ी नहीं ले जा सकते हो, एनालॉग भी नहीं, ठीक है, पर वहाँ पे घड़ी एक तो होना चाहिए। तो 3 या 2 घंटे के एग्जाम में टाइम ट्रैक कैसे करे? सुपरवाइजर से डिपेंड करो, जो शायद 45 मिनट पे अनाउंस करे या फिर ना भी करे, शायद भूल जाए, शायद 20 मिनट्स लेट अनाउंस करे। तो तेरा पेपर है, तेरी प्रॉब्लम है। और फिर बैग नहीं ले जा सकते हैं अंदर, तो बाहर रख दो। नहीं, बैग रखने के लिए 20 रुपए 30 रुपए लिए जाते हैं और ये प्रॉपर बिजनेस है। वॉशरूम फैसिलिटी, यार ये तो बेसिक ह्यूमन राइट है। 3 घंटे का एग्जाम, स्पेशली लड़कियां, कई सेंटर्स पे एक ही वॉशरूम होता है और वो भी ढंग के नहीं होते, हाइजीन तो बिल्कुल भी नहीं। ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, रिमोट सेंटर्स पर प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होता है। सिटिंग अरेंजमेंट्स की बात करें तो प्रॉपर बेंच डेस्क नहीं होते और इन सब पे कोई सवाल नहीं होता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे कम बोला जाता है,
स्टडीज कहती है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपेयर करने वाले 65% स्टूडेंट्स हाई स्ट्रेस एक्सपीरियंस करते हैं। 42% में डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं। एनसीआरबी डेटा के मुताबिक इंडिया में एक स्टूडेंट हर 42 मिनट में सुसाइड कर लेता है, हर दिन 34 स्टूडेंट्स, और कोटा में 2023 में 28 स्टूडेंट्स ने अपनी जान ली। और फिर भी कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने एडवर्टीजमेंट्स में लिखते हैं एक और सक्सेस स्टोरी। एस्पिरेंट्स सोसाइटी से कट हो जाते हैं। 85% एस्पिरेंट्स दिन में 6 से 7 घंटे सिर्फ कोचिंग में बिताते हैं, दोस्तों से दूर, फैमिली से दूर, सिर्फ एक ड्रीम के पीछे। यार अब मैं एक सीधा सवाल पूछता हूँ, जब कोई स्टूडेंट 5 साल प्रिपरेशन के बाद भी सिलेक्ट नहीं होता है, हम ब्लेम करते हैं सरकारी नौकरी के पीछे भागना गलत है और कुछ कर लेना चाहिए था, जैसे कि बिजनेस। ठीक है, लेकिन क्या उसमें जो प्रोसेस है वो ढंग से काम करते हैं? हमेशा हम जो सोल्यूशन निकालते हैं जो वो टॉप लेवल पे है उसके बारे में बात करते हैं और सारे बर्डन स्टूडेंट के ऊपर देते हैं। अपर लिमिट टू अप्लाई फॉर जॉब 32 से 42 करने से सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है। ये कोई नहीं पूछता कि क्यों एग्जाम नोटिफिकेशंस में सिलेबस लास्ट मिनट बदल दिए जाते हैं, क्यों एक एग्जाम का नोटिफिकेशन टू रिजल्ट साइकिल 3 साल का होता है, क्यों पेपर लीक होने के बाद भी सेम ऑफिसर्स काम करते रहते हैं, क्यों कोचिंग फीस रेगुलेट नहीं होती है, क्यों एग्जाम सेंटर्स पे बेसिक ह्यूमन फैसिलिटीज नहीं होती, क्यों एग्जाम डिले का कोई लीगल अकाउंटेबिलिटी नहीं होती कंडक्टिंग बॉडीज के लिए। अब इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 1.5 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स किसी न किसी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एक टाइम पे, और ये एक जनरेशन है, एक पूरी जनरेशन जो सिस्टम के भरोसे बैठ के अपना यूथ लगा रहा है और सिस्टम उन्हें बराबर रिटर्न नहीं दे रहा है। जब कोई स्टूडेंट 5 साल बाद भी सिलेक्ट नहीं होता, हम उसे ब्लेम करते हैं। जब एग्जाम डिले होता है, हम उसे एडजस्ट करने को कहते हैं। जब पेपर लीक होता है, हम नई डेट का वेट करते हैं। कब तक? ये फेलियर स्टूडेंट की नहीं, ये सिस्टम की फेलियर है। अब हम सब मिलके इस सिस्टम को अकाउंटेबल नहीं कर रहे हैं, ये हमारी भी फेलियर है। अब मैं क्लियरली कहना चाहती हूँ, यूपीएससी सीएससी प्रिपेयर करना एक नोबल गोल है। आईएएस बनना, आईपीएस, आईएफएस जनरली इम्पैक्टफुल कैरियर से, या फिर आप कोई सा भी कैरियर चुनो, डांसर हो, सिंगर हो, राइटर हो, सब सही है। इसमें कोई ऊपर या नीचे नहीं है अगर आप उसमें खुश हो तो। प्रॉब्लम झूठ में है, एग्जाम डिलेज में है, सपनों में नहीं। तो स्मार्ट एस्पिरेंट्स क्या करे? सही कोचिंग इंस्टीट्यूट ढूंढे, मेंटल हेल्थ मॉनिटर करो, आइसोलेशन होपलेसनेस को इग्नोर मत करो। ये वीकनेस नहीं, ये एक सिग्नल है। आज जो मैंने कवर किया वो है कोचिंग इंस्टीट्यूट का टॉपर फ्रॉड और ड्रीम सेलिंग, लैंग्वेज और बोर्ड के इनविजिबल बैरियर, डिलेज और उनका स्टूडेंट की लाइफ पे रियल कॉस्ट, और पेपर लीक्स और सिस्टम की कमियां, एग्जाम सेंटर्स के बेसिक फेलियर्स, और सबसे बड़ा पॉइंट, स्टूडेंट को ब्लेम करना बंद करो, सिस्टम को भी सवाल करो। अगर ये वीडियो सही लगी तो प्लीज शेयर करो, स्पेशली उन लोगों के साथ जो अभी भी किसी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं। और कमेंट में बताओ तुम्हारा कौन सा एग्जाम डिले हुआ, कितना वेट किया और कोचिंग का कैसा एक्सपीरियंस था। तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और खुश रहो। फिर मिलते हैं देवी डिकोड पे एक नए टॉपिक के साथ।